तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली हुआ ये, कल किसी बच्चे का कॉल आया था, बहुत परेशान थे और उन्होंने ये बोला कि सर मुझे नहीं लगता मैं यूपीएससी के लिए बना हूँ। तो मैंने पूछा आगे से कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको। तो वो बोले कि सर मेरा जो स्कूलिंग है ना वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ हूँ। ग्रेजुएशन में मैं देखूं तो लगभग मैं 55% के आसपास घूम रहा हूँ। मेरा स्तर जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत स्मार्ट बच्चा नहीं हूँ। मैं मुझे नहीं लगता है कि मैंने मेरा अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं देखूं तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं पर मोटिवेट करती ही नहीं है कि मैं यूपीएससी के लिए बना हूं। मुझे ये लगता है कि जो बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, या जिन बच्चों को कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम हो, जैसे आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे, एमबीबीएस करने वाले बच्चे, इस तरह के बच्चे जो हैं वो यूपीएससी में टॉप करते हैं या यूपीएससी उनके लिए बना है। कितनी बड़ी बात उस बच्चे ने बोली। हालांकि कुछ चीजें जो थी, मुझे लगता है इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। मैंने कुछ चीजें जो उस बच्चे को समझाई हैं, कुछ चीजें हैं जो वो आज इस वीडियो से सीखेगा। बहुत सारे आप में से भी लोग होंगे जिनके मन में ये चीज रहती है, कई बार उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है कि सर कई बार ऐसा लगता है कि हमारे लिए हम नहीं कर पाएंगे यूपीएससी। तो इसका सबसे पहले इस चीज को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में यूपीएससी उन मल्टी लेयर्ड बच्चों के लिए बना है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड रहे हैं अपने स्कूल के टाइम पे, या अलग लोग भी जो हैं जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको कोई ऐसी रेडीमेड इसका आंसर नहीं दूंगा कि मतलब मैं ये नहीं बोल दूंगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, विद फैक्ट और कहीं ना कहीं पर साक्ष्यों के साथ मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं, है ना। एक चीज आपने सुनी होगी, कई बार यूपीएससी का रिजल्ट जिस दिन आता है ना, फाइनल रिजल्ट जब आता है, तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे न्यूज चैनल दिखाते हैं कि देखिए रिक्शे वाले के बच्चे थे, उन्होंने सिलेक्शन लिया, ऐसा पहले हो भी चुका है यूपीएससी में। या बताएंगे कोई क्लर्क है या कोई चपरासी है, पीएन है, उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, या कोई किसान है, बहुत सारे किसानों के बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट सिस्टम की वो बच्चा बात कर रहा था, वो वहां पे सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे घरों में रहकर, मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार में रहकर यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और उन बच्चों का अगर मैं देखूं तो एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आपको ये पता है। तो ऐसा क्यों है फिर? अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे अभी उस आईएएस ऑफिसर का नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट शायद आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 2013 कैडर के शायद वो आईएएस ऑफिसर हैं। उनकी स्टोरी सुनिए, मेन चीज उनको उनकी स्टोरी से जानने वाली चीज है, क्या है ध्यान से सुनिए। दो भाई थे घर में, है ना, किसान परिवार से थे, दो भाई थे। हुआ ये कि जो बड़े भाई थे वो इंटेलिजेंट थे और कहीं ना कहीं पर यूपीएससी में आईएएस के पेपर में वो क्वालिफाई कर जाते हैं ना, आईएएस के तौर पर सेलेक्ट हो जाते हैं। जो छोटा भाई था उस घर में, वो एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं था, बड़ी मुश्किल से 36% 37% लेकर वो पास हो रहा था। और बिल्कुल रियल स्टोरी है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कम मार्क्स से वो पास होता था, ग्रेजुएशन में उसका स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल ध्यान नहीं देता था एजुकेशन पर, तो वो पास हो जाता था बड़ी मुश्किल से, है ना। बड़ा भाई इंटेलिजेंट था, यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया। तो एक दिन हुआ क्या, जब वो सिलेक्शन के बाद अपने घर आया, जब सिलेक्शन हो गया, उसकी किसी अच्छे मतलब फैमिली बैकग्राउंड, जैसे पॉलिटिकल जो फैमिली थी उसमें से किसी लड़की से उसकी शादी हुई, उसके बड़े भाई की। तो शादी के बाद जब उसकी वाइफ भी उसके साथ गांव में आई और वो लोग सामान लेकर जा रहे थे, तो जो पिता होता है ना वो सभी बच्चों का सोचता है, यही उसकी खूबसूरती होती है, वो किसी एक बच्चे का नहीं सोचता है। तो पिता ने ये बोला बड़े बेटे को कि बेटे आप तो अब आईएएस बन गए हो, सेलेक्ट हो गए हो, सर्विस के लिए जा भी रहे हो, तो क्यों ना आप अपने छोटे भाई को साथ में ले जाओ, इसको भी कहीं ना कहीं पर सेट करा दोगे। देखिए भारतीय समाज में एक मानसिकता है ये, अगर आप इसको माने चाहे ना माने, अगर एक भाई सेट हो जाता है तो दूसरा बाप ये अपेक्षा करता है, पिता अपेक्षा करता है उस भाई से कि दूसरा बेटा जो है उसको कहीं ना कहीं पर वो सेटल करा दे या उसकी तैयारी करा दे, कुछ भी चीजें जो हैं वो होती हैं। तो यही उन्होंने बोला, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में बोला कि बच्चे आप इसको भी कहीं ना कहीं पर जाकर सेट करवा दीजिए, वहां पर शहर ले जाइए, यहाँ पर ये पढ़ता लिखता है नहीं ज्यादा। तो आगे से उसकी भाभी जो साथ में खड़ी थी, उन्होंने पता क्या बोला, उसने बोला कि अच्छा हम इसको ले तो जाते हैं बट ये करेगा क्या, ये हमारी गाड़ियां धोने का ही तो काम कर सकता है, उसके अलावा तो कोई काम इसके बस का है नहीं। तो आप मानेंगे बस सिर्फ इतना सा ताना उस छोटे भाई ने सुन लिया, है ना, उसने सुन लिया और उसने अपने पिता से कहा कि पापा प्लीज आप इनको मत कहिएगा कि मुझे साथ लेके जाएं, इनको आप जाने दीजिए, मेरी वहां पर कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो पिता ने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं और वो चले गए। वो बच्चा बिना किसी को बताए तैयारी करने लग गया, छोटा भाई यूपीएससी की।
है ना। और उसके पिता को जब पता चला तो उसने सिर्फ पिता को इतना बोला कि आप मुझे किताबें खरीदने के लिए पैसे दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, उसके अलावा एक कोशिश ये करिएगा कि बड़े भाई और भाभी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तैयारी शुरू की है। उसने तैयारी की और अगले ही साल यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसमें बहुत अच्छा स्कोर लेके आईएएस बन गए, है ना, आईएएस बन गए। जब रिजल्ट आया उसके बाद जब वो अपने बड़े भैया और भाभी के घर जाते हैं और जाकर कुछ नहीं करते हैं, जाकर अपने भाभी के पाँव को टच करते हैं और बोलते हैं कि भाभी अगर आपने उस दिन एक ताना नहीं मारा होता, अगर आपने वो तंज नहीं कसा होता तो शायद मैं इस जगह पर नहीं खड़ा होता। तो आप सोचिए, अब उस बच्चे का एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड। 36% क्या मार्क्स होते हैं अगर ग्रेजुएशन में आप देखेंगे या स्कूलिंग में देखें, मतलब बड़ी मुश्किल से 33% पर तो पास आउट रेशियो है। तो उसके बाद जाकर वो पास हो रहा है तो इसका मतलब कोई अच्छा स्कोर उसका नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो आईएएस बन सकता है, अगर वो आईएएस का पेपर क्वालिफाई कर सकता है तो आप नहीं कर सकते। आप लोगों ने, मुझे उस ऑफिसर का नाम नहीं आ रहा, जिनके जिनके पिता जो है वो रिक्शे वाले थे, और वो गोविंद जायसवाल, मुझे नाम याद आ गया, गोविंद जायसवाल थे वो कितनी बुरी हालात में दिल्ली में पड़े, है ना, किस तरह के उनके घर के हालात थे, पापा रिक्शा चला रहे हैं, वो बच्चा आईएएस का एग्जाम क्लियर कर जाता है। तो कितनी ज्यादा एक मोटिवेशनल बात है। और उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पर जो ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए उससे बेहतरीन उदाहरण क्या होगा। तो यूपीएससी जो है इस एग्जाम की सबसे खूबसूरती अगर कोई चीज है, यूपीएससी को लेकर आज भी मुझे ये लगता है सबसे ज्यादा सम्मान इस निकाय के लिए आता है, सबसे ज्यादा सम्मान मेरे दिल में यूपीएससी की बॉडी के लिए है। वो इसलिए है, कई चिंताएं भी रहती हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट ये वो, मुझे लगता है उसमें भी यूपीएससी का बहुत व्यापक पैमाने पर दोष नहीं है, उसमें हमारा दोष है, उस पर हमें काम करना होगा। संस्थाओं का दोष है, जिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने चीजें बर्बाद कर रखी हैं उनका सबसे बड़ा दोष है, यूपीएससी का कोई दोष नहीं है। वो मैं कई बार आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कैसे। बट मुझे यूपीएससी, मेरे दिल में यूपीएससी को लेकर सम्मान क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इस चीज को अगर आप समझेंगे, क्योंकि मुझे लगता है यूपीएससी में ना हर बंदा अगर मेहनत कर रहा है, हर बंदे के अंदर कुछ कुछ टैलेंट होना चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई के अलावा, वो बंदा यूपीएससी में क्लियर कर सकता है। बहुत लो लेवल पर जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, उन बच्चों ने यूपीएससी में टॉप किया है। इससे ज्यादा खूबसूरती और क्या होगी इसने कहा है ना, कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास प्रतिभा है, तो आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो आप चीजें लिस्ट में आ सकते हैं। क्योंकि इसका जो परीक्षा का पैटर्न देखेंगे ना, वो आपको बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम से अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्कूलिंग में देखा हो, ग्रेजुएशन में देखा हो, तो क्या चलता है, रट्टाफिकेशन, क्या चलता है, रट्टा पद्धति चलती है। और ये रट्टा पद्धति क्या है, आपने हर हर बच्चे ने स्कूल में देखी होगी। क्या होती है रट्टा पद्धति, पढ़ लिया, रट लिया और जाके वहां पर एज इट इज लिखा है, चाहे प्रश्न कुछ भी पूछा गया हो। ये यूपीएससी में नहीं चलता है ना। और दूसरा चेंज उस दिन भी बताया था, बड़े बड़े कॉपीज दे दी जाती है, कुछ भी लिखी जाओ, भरी जाओ, एक्स्ट्रा शीट आपको प्रोवाइड कर देंगे, कॉलेज के पेपर में लिख दो कुछ भी, जितनी शीट्स भरोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, यही होता है स्कूल सिस्टम में। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं, स्पेसिफिक वर्ड है, 150 वर्ड है, 250 वर्ड है, उसमें आंसर लिखना है। तो जो स्कूलिंग सिस्टम में था, ग्रेजुएशन में था, कॉलेज के सिस्टम में था, वो सिस्टम यूपीएससी में नहीं है। इसीलिए तो जब कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, इक्वल लेवल पर होता है। अगर बहुत टैलेंटेड बच्चा है उसको भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है या जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, उसको भी जीरो से शुरू करना है। उसको भी एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको भी पढ़नी है, उसको भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, उसको भी करने हैं, उसको भी राइटिंग की स्पीड बढ़ानी है, उसको भी बढ़ानी, सब कुछ दोनों को करना है। तो डिफरेंस कहां से हुआ? अगर आप मेहनत, हाँ, इसके साथ फिर होना क्या चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो, इसको समझ लो, जो वीडियो बनानी जिसके लिए जरूरी है। देखो, तो फिर कुछ तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना है। देखो, वो जो बच्चे जिस बच्चे ने सवाल पूछा था और उससे जुड़े जितने भी बाकी बच्चे हैं, वो ध्यान से भैया इस चीज को सुन लो। देखो, ये चीजें जरूर चाहिए। पहली चीज, आपके अंदर हार्ड वर्क जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये लगती बहुत आसान है चीजें, पहले भी सुनी होंगी, बट इसको समझ लेना प्रैक्टिकली तौर पर। कैसे? कहना बहुत आसान है, कठिन श्रम कर सकता हूं या कर सकती हूँ, करना बड़ा मुश्किल है। करके देखिए ना, 4 दिन के बाद क्यों डिमोटिवेशन हो जाता है आपका, क्यों पढ़ते पढ़ते एकदम से मन नहीं करता पढ़ने का, क्यों सोशल मीडिया आपको डाइवर्ट कर देती है, क्यों आप किसी फैमिली फंक्शन में जाना चाहते हैं, क्यों आप मूवी देखना चाहते हैं, क्यों आप किसी कहीं घूमने जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क आप नहीं करना चाहते। आप सक्सेस, शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं सक्सेस का, शॉर्ट वे चाहिए आपको सक्सेस की तरफ जाने का, इससे बचते हैं। और कितने दिन कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। यूपीएससी में चाहिए कम से कम 18 महीने प्लस 1 साल का जो प्रोसेस है, 2 से 2.5 साल आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। 4 दिन करोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, 1 दिन पढ़ोगे, फिर 1 हफ्ता लंबे पड़े रहोगे, ये हार्डवर्क नहीं है।
है ना। ये हार्डवर्क दशरथ मांझी ने किया था ना, पहाड़ तोड़ दिया था उसने। ये आसान चीज नहीं थी, अगर आप देखेंगे तो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा वायरल हुआ था, स्टेटस भी लगा देते हो, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क आपके पास होना चाहिए। अब मैं एजुकेशनल क्वालिफाइंग ना हो, आपके पास कुछ नहीं है, आपके परसेंटेज बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें चाहिए, ये तो होंगी ना, ये तो करोगे ना। ऐसे थोड़ी है, इतना देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, उसको करने के लिए कुछ तो क्वालिटी चाहिए भाई। और ये तो हर बच्चे में अपने चाहो तो बिल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? हार्डवर्क करने के लिए क्या अलग से कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, अभी से विकसित हो सकती है। इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए स्पेशली, मेहनत का लगन चाहिए, जज्बा चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है तो यूपीएससी तक पहुंचना है। पहली चीज, हार्डवर्क के साथ क्या होना चाहिए? इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, नियमितता। कठिन परिश्रम और नियमितता, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब कंसिस्टेंसी मतलब जो वही बात, एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया 3 दिन छोड़ दिया, 3 दिन किया 6 दिन छोड़ दिया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है, यूपीएससी का जो अभ्यर्थी होता है, उसके लिए आराम नहीं बना है, नहीं बना है आराम। मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं बना है। अगर आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आईआईटी से पढ़े हो, ऐसे हो वैसे हो, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर आपको पता नहीं आपके मम्मी पापा आईएएस ऑफिसर हैं या बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्कूलिंग लेवल से आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपको सब सारा रिसोर्सेज मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुप्रीम है, आप अलग रहिए, आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अलग है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, चाहे एकेडमिक बैकग्राउंड हो, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या कर सकते हैं। अब वो चीज नहीं चाहिए मुझे, ना ही यूपीएससी को चाहिए। आपको ये चीजें चाहिए, आपके अंदर क्या चाहिए? हार्डवर्क चाहिए, मेहनत करने का जज्बा। ऐसा जज्बा जो दशरथ मांझी में था, पहाड़ तोड़ दिया जिसने। पहाड़ सोच के देखिए ना, पहाड़ तो हमसे एक छोटा सा पत्थर नहीं टूटता है, उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया और किस एज में तोड़ दिया, है ना। तो उस तरह का जज्बा, उस तरह की मेहनत चाहिए। दूसरा, कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तक नहीं, जैसे तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाली बात है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब तब तक करनी है जब तक लबासना नहीं पहुंच जाती। मेहनत तब तक करनी है, ये लगातार, ये नियमितता है, ये कंसिस्टेंसी है जो आपको लेकर जाएगी। 4 दिन हार्डवर्क करने से नहीं होगा, 10 दिन हार्डवर्क करने से नहीं होगा, कम से कम 2.5 साल हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब पहुंचोगे लबासना। लबासना की टिकट इतनी आसान नहीं है, अगर इतनी आसान होती तो हर किसी को मिल जाती। बट अकेडमिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। ये तो मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये वाले गुण जो बता रहा हूं ये नहीं होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, पहला गुण क्या है? हार्डवर्क है। दूसरा गुण है कंसिस्टेंसी, लगातार, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, पढ़ना है। धूप है, छांव है, मैं कहता हूं सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है, हर हाल में पढ़ता है। उसको फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है, बंद कमरे में अंधेरे में गुफा में तपस्या कर रहा है, तो तपस्या ही है ये। जिन बच्चों ने ईमानदारी से तैयारी की है वो समझ रहे होंगे मेरी बात, जो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। पहले दिन से कह रहा हूं, मजाक नहीं है, छोड़ दीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं छोड़ दीजिए। बाद में यूपीएससी को दोष मत दीजिएगा, बाद में यूपीएससी को दोष मत दीजिएगा, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी से तैयारी करोगे, मेहनत करोगे लगातार, तो नहीं रहेंगी चीजें, और हर हाल में काबिल बनकर ही निकलोगे। हर हाल में काबिलियत आपके पास आएगी यूपीएससी की तैयारी करने के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में पहली चीज हार्डवर्क चाहिए, दूसरी चीज कंसिस्टेंसी चाहिए, तीसरी चीज क्या चाहिए? जिसको बोलते हैं सब्र, पेशेंस। सब्र होना चाहिए आपके अंदर। सब्र मतलब हो सकता है 1 साल में पहली बार में निकल जाए, हो सकता है 2 साल में निकल जाए, हो सकता है 4 साल में ना निकले, हो सकता है 6 के 6 अटेम्प्ट रुकना पड़े, और कैटेगरी वाइज ज्यादा भी रुकना पड़े, हो सकता है। यूपीएससी है, किसी भी स्तर पर दिक्कत हो सकती है, किसी भी स्तर पर दिक्कत हो सकती है। गाइडेंस अगर अच्छी होगी, बहुत अच्छे तरीके से किसी ने मेंटोर किया होगा, वो बात अलग है। बट अगर गाइडेंस की कमी से तैयारी कर रहे हो, या कई बार चूक भी हो गई कहीं पे, तो हो सकता है समय लगे, और समय लगे तो वेट तो करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, भारतीय समाज में एक बहुत पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है ना मीठा, सुना होगा ना आप लोगों ने। तो सब्र का फल ही तो है, ये चाहिए। बिल्कुल, वो बच्चे
एक साल पेपर दिया, नहीं हुआ, परेशान हो गए, सर जिंदगी में सब खत्म हो गया। दूसरी बार दिया इंटरव्यू या मेंस में रुक गया, फिर से लग गया सर कुछ है ही नहीं, जिंदगी बर्बाद, खत्म। ऐसे नहीं होता है। देखिए, जो एक बार गलती करे तो उसको गलती कहते हैं। मेरी ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, जीवन में कई कई स्तरों पर काम आएगा। एक बार जो गलती करे उसे गलती कहते हैं, दो बार जो करे वो भी गलती है, पर कोई चीज बार बार की जाए वो गलती नहीं, गलती का वो है गुनाह। और गुनाह की कभी माफी नहीं होती, उसकी उसका उसके लिए सजा मिलती है। और सजा यही होती है कि आप यूपीएससी से चूक जाते हैं। अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हैं, एक बार फेल हो गई, उसमें सुधार करिए, दूसरी बार वो गलती मत करिए, है ना। दूसरी बार फिर भी हो गई, तीसरी बार मत करिए। बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब गुनाह कर रहे हैं ना, तो सजा तो मिलेगी। फेलियर और असफलता से बढ़कर कोई सजा हो सकती है क्या किसी व्यक्ति के साथ जो तैयारी कर रहा हो। बट अगर ईमानदारी से तैयारी करोगे, ये तीन चीजें रखकर, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, अगर ये रख के तैयारी करोगे तो नहीं फेल होगे। अगर प्रॉपर गाइडेंस से तैयारी करोगे, जो हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी कमी है, उसी चीज को लेकर मैं लगभग 350 से ज्यादा वीडियो चैनल पर आ चुका है, लगातार लगा हूं आप लोगों के लिए, ताकि गाइडेंस की कमी ना रहे। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर सकें। मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कर लें, क्योंकि 2024 के लिए बहुत मेहनत करने वाले बच्चे, जो बच्चे मेंटोरशिप में हैं वो कर भी रहे हैं, है ना। लगातार उनको टारगेट दे रहे हैं, चीजें अच्छे से चल रही हैं। बट खैर छोड़िए, तीन चीजें आपके लेवल पर होनी चाहिए: हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। कठिन परिश्रम, नियमितता, सब्र। सुनने में कई बार टॉपर से सुना होगा, काम नहीं किया होगा। काम करना जरूरी है, काम करना, एक्शन जरूरी है। जैसे भारत की जो सरकार है, चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकारें हो, एक चीज भारत की आलोचना की जाती है कि भारत वादे तो बड़े बड़े करता है, योजनाएं तो बड़ी बड़ी लाता है, बट क्रियान्वयन नहीं करता है। धरातलीय स्तर पर क्रियान्वयन की कमी रहती है ही हमारी चीजें हमारे पास। तो यही हमारे पास है, हम बातें तो कर लेते हैं, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सुन लेते हैं बड़ी बड़ी वीडियोस, बट उसको जीवन में नहीं अपनाते। अगर ये चीजें तीन जीवन में आए तो आपको लगता है किसी स्तर पर मोटिवेशन की कमी हो सकती है, खुद पर कभी डाउट हो सकता है, लगता है आपको? सोच के देखिए एक बार। अगर हार्डवर्क कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी भी होती रहेगी, कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो पेशेंस अपने आप आ जाएगा। पर ये तीन चीजें चाहिए, एकेडमिक बैकग्राउंड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तीन चीजें आपके पास होने चाहिए। हर एस्पिरेंट सक्सेसफुल होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, बशर्ते उसके पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए, है ना। उन पर बहुत अच्छे से काम करो। एक चीज सोच के देखो, मान लीजिए कोई मनोरंजन है, कोई एंटरटेनमेंट है, आप, मैंने कई बार वीडियोस में बोला है, आप लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागते हैं। अभी कोई चीज खुशी दे दे, अभी वीडियो देख लूं, कोई मूवी देख लूं, खुशी मिल जाएगी। अभी किसी बच्चे दोस्त के साथ घूम आऊं, खुशी मिल जाएगी। वो दोस्त के साथ गप्पे लड़ा लूं, मजा आएगा, इंजॉयमेंट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसी फंक्शन में चला जाऊं, फैमिली फंक्शन में नाच कूद के आऊंगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लेजर, अभी खुशी, लॉन्ग टर्म प्लेजर की तरफ नहीं गए। अगर 2-2.5 साल थोड़ा सा संयम बरत लिया, थोड़ा सा खुद पे वर्क कर लिया, मेहनत कर ली, तो उसके बाद 30 साल एंटरटेनमेंट ही है। लबासना जाओगे, जो फोटोज अपलोड करोगे वो ज्यादा अच्छी फोटो होंगी या अभी की फोटो अच्छी है ना। बेरोजगारी वाली फोटोज अच्छी हैं या वहां पर सिलेक्शन की फोटोज, ट्रेनिंग की अच्छी होंगी, है ना। थोड़ा सा अगर इस बारे में सोचोगे, लॉन्ग टर्म चीजें सोच लोगे कि नहीं, सिलेक्शन जब होगा उसके बाद क्या कुछ नहीं कर सकता समाज में, व्यापक पैमाने पर बदलाव ला सकता हूँ, व्यापक पैमाने पर चीजें चेंज कर सकता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में, है ना। अपने डिस्ट्रिक्ट में काफी चीजें बदल सकता हूँ अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। और करना कुछ ऐसा नहीं है, चमत्कार करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना है बस, जो बाकी ऑफिसर नहीं कर पाते। करप्शन है ना, आधा पैसा खुद खा जाते हैं, एमएलए के साथ मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें, उसके बारे में क्या ही बात करनी। बट आप अच्छा करोगे, आप अच्छा करना चाहिए, और किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सभी ऑफिसर करप्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं। और ऑफिसर अगर अच्छे ना होते तो देश आज तक सर्वाइव नहीं कर पाता, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर भी हैं, आपको सिर्फ उन अच्छे ऑफिसर्स की तरफ सोच के जाना है, उनके बारे में सोच के उस तरह का ऑफिसर बनने की तरह आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज लास्ट में और बोलता हूँ, मेरी जो चीजें थी मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दी इस वीडियो के माध्यम से। एक और समझ लो, देखो, आपके माता पिता है ना, है ना, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक चीज प्रैक्टिकली मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इमोशनल होकर मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, समझिए। आपके माता पिता ने आपको पैदा किया है ना, आपकी परवरिश की, आज आपके लिए पैसा भी लगा रहे हैं। एक बार सोच के देखिए, उनको अगर आपने ये खुशी दे दी, है ना, ये खुशी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, युवा जीवन है, एनर्जी है, भरपूर एनर्जी है,
कितना चाहे मेहनत कर सकते, कुछ नहीं होगा इस शरीर को। पूरी मेहनत करिए, पूरा ईमानदारी से पढ़िए, 2 से ढाई साल मेहनत करके अगर आप यूपीएससी के लिस्ट में नाम ला देते हैं, तो वो माँ बाप जो जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, जिन्होंने आप पर दिन रात मेहनत करके आपको पैसा दिया है, उनके लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा, सोच के देखिए। जब आपके पिता को कोई बोलेगा ना, बधाई हो सर, आपके आपके बेटे जो हैं वो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, आपने क्या बेटा या क्या बेटी पैदा की है, क्या कितनी मेहनत। और तो अब आपके पिताजी जो हैं वो स्माइल करेंगे, वाह मैंने कुछ किया है ऐसा वास्तव में। और सिर्फ पैदा करना नहीं, परवरिश, मैंने ऐसी परवरिश की है, मैंने ऐसा मोटिवेशन बच्चे को दिया है कि उसने यूपीएससी में सिलेक्शन लेकर दिखाया। एक बार सोच लीजिए उसके लिए, एक बार उनके बारे में सोच लीजिए और फिर जो है जज्बे के साथ लगिए, पूरी मेहनत के साथ लगिए और तब तक ना रुकिए, तब तक ना रुकिए जब तक लबासना तक नहीं पहुंच जाते, जब तक यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता तब तक मत रुकिए, है ना। कोई मुझे आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है कि हाँ मुझे बताएं क्या करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन हो जाए, आप लोग सिलेक्शन का मुझे इतना मैसेज कर देंगे कि सर मैं सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं इवन कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डिलाइट आईएएस के मंच पर आकर बोलें कि सर मैं सेलेक्ट हो गया, मेरा इंटरव्यू, कुछ नहीं। आपका मन हो आइए, मत, मुझे जरूरत नहीं। बस मुझे ये चाहिए कि अपने माता पिता को जरूर बताइएगा जाके कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, और उनकी जो चेहरे की खुशी है ना उसको देखिएगा। कहते हैं भगवान जो है वो हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए माता पिता है। धरती पर जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने समझ लो ईश्वर की सेवा कर ली। तो माता पिता के लिए सबसे बड़ा गर्व का मोमेंट होगा अगर आप उनको यूपीएससी में सिलेक्शन दे देते हैं। मेहनत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। यही समय है, बाद में बैठे क्या है, एंटरटेनमेंट ही तो है, आगे क्या होगा, सामाजिक पारिवारिक जीवन होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, उसी में उलझ कर रह जाओगे आप लोग। अभी एक एनर्जी है, युवा एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करिए और सिलेक्शन के लिए मेहनत करिए 1.5-2 साल और अच्छे से निकाल ले जाइए एग्जाम को, और बहुत सारे लोगों के लिए उदाहरण बन जाइए। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की वीडियो से उस बच्चे का जिन्होंने कल कॉल किया था और उससे संबंधित जितने भी बच्चे हैं जिनके मन में ये डाउट रहा होगा, उनका आज ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपके मन से ये डाउट क्लियर हो जाए, अगर लगे आपको कि इस वीडियो से फायदा हुआ, जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप लोग करना चाहें कमेंट तो जरूर करें, शेयर कर सकें इस वीडियो को, ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ी चीजें उनको भी अच्छी लगें, और कहीं ना कहीं पर अगर वो नेगेटिव फील कर रहे हैं, अगर नेगेटिविटी उनके दिमाग में बनी हुई है, इससे वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाए, इससे वो लगातार सिलेक्शन की तरफ मेहनत से काम करें और 3 चीजें अपने अंदर बिल्ड करके जल्दी से जल्दी अपनी सफलता को हासिल करें। ठीक है, कोशिश रहती है मेरी हर छोटे से छोटा मुद्दा जो आपको आपके जीवन में चिंता उत्पन्न कर रहा है, तनाव उत्पन्न कर रहा है, जिससे आपकी तैयारी प्रभावित ना हो, उसको दूर करने का मेरा प्रयास होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।